हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। और भाई आपकी तैयारी में और 4 चांद लगाने के लिए भाई मैं आप सबको पता है फ्री बैच लेके आई हूँ। जो ये हरियाणा जेबीटी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके लिए बिल्कुल फ्री बैच लेके आई हूँ और आज से अपना बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आज अपने बैच की पहली क्लास है। भाई पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा और सिर्फ सिलेबस ही नहीं, एक्स्ट्रा जो जो चीजें मुझे लगती हैं कि हाँ भाई एग्जाम में आ सकती हैं वो सारी चीजें मैं आपको कवर करवाऊंगी और बिल्कुल A to Z सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, और ये सिर्फ हरियाणा जेबीटी स्क्रीनिंग के लिए ही नहीं बल्कि अगर आपने DSSC के फॉर्म पर रखे हैं, KVS की तैयारी कर रहे हो या और अदर किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब जो ये कॉमन सी चीजें है ना वो हर एग्जाम में सेम रहती हैं। ठीक है, तो ये उन सब के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो भाई आइए वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, ज्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम अपना सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट उठाते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ने से पहले भाई हमें ये पता होना चाहिए कि टीचिंग क्या होती है। ठीक है, जब हमें टीचिंग का पता होगा तभी तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। तो भाई टीचिंग मैंने क्या होता है? शिक्षण। तो शिक्षण होता क्या है? ठीक है, शिक्षण होता क्या है? तो देखो भाई, ज्ञान, कौशल और मूल्यों का हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है? एक बंदे से दूसरे बंदे को देना, वो हस्तांतरण होता है ना। कि जैसे अगर मैं आपको ये पेन हस्तांतरित कर रही हूँ तो इसका मतलब ये पेन मैं खुद से आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो हस्तांतरण का मतलब होता है एक आदमी से दूसरे आदमी को देना। तो इसमें देखो भाई, जहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है, ठीक है, मुझे किसी भी चीज की नॉलेज है और वो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया? शिक्षण हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? कौशल। मतलब मैं किसी भी चीज में एक्सपर्ट हूँ भाई, मेरे अंदर कोई भी टैलेंट है, जब मैं वो टैलेंट आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, जैसे मेरे अंदर भाई पढ़ाने का अच्छा टैलेंट है और मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि कैसे अच्छा पढ़ाया जा सकता है, तो वो भी क्या हो गया? शिक्षण हो गया। मैं सिखा रही हूँ और आप सीख रहे हो। तीसरा क्या भाई? जहाँ पे मूल्यों का हस्तांतरण हो। मूल्यों का हस्तांतरण कोई भी मतलब के मूल्य क्रिएट कर रही हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको सिखा रही हूँ कि हाँ भाई गरीब लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। ठीक है भाई, जो कमजोर होते हैं उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको मूल्य सिखा रही हूँ ना। तो टोटली बात क्या निकल के आती है? जहाँ पे कुछ सिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ सिखाया जाता है वो क्या होता है? वो शिक्षण होता है। ठीक है, जहाँ पे एक सीखने वाला होता है, एक सिखाने वाला होता है। ठीक है, वहाँ पे जो प्रक्रिया होती है ना, बस वही शिक्षण प्रक्रिया है। आई बात समझ में? अब ये हस्तांतरण का मतलब ये मत लेना कि भाई कुछ भी हस्तांतरित कर रहे हैं, मतलब कुछ भी हम किसी को दे रहे हैं तो वो शिक्षण हो गया। नहीं भाई, अब मान लो भाई आपके दादा ने आपको प्लाट दे दिया। ठीक है, आपके दादाजी ने आपके नाम पर प्लाट कर दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप दोनों को भी शिक्षण हुआ है। उसने कुछ दिया जरूर है पर वो शिक्षण नहीं हुआ है। शिक्षण कब होगा? जहाँ पे कोई आपको ज्ञान देगा, कोई टैलेंट देगा या कोई मूल्य देगा। ये 3 चीजें याद रखनी है भाई। क्या क्या? ज्ञान, कौशल और मूल्य। ठीक है, ज्ञान, कौशल, मूल्य। अब ये देखो एग्जामिनर क्वेश्चन किस टाइप से बनाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, तो उनको मतलब कि वो समझ नहीं पाते, वो चीजों को पढ़ नहीं पाते कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ से वो किस टाइप से दे देगा कि जो शिक्षण होता है, जो शिक्षण प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जहाँ पे मान लो लिख देगा भाई मूल्यों का हस्तांतरण। ठीक है, या फिर लिख देगा शब्दों का हस्तांतरण, वाक्यों का हस्तांतरण, और तो ऑप्शन कुछ भी दे देगा। इस टाइप से दे देगा। अगर आपको पता है इन 3 चीजों का हस्तांतरण होना चाहिए, ये 3 चीजें दी जा रही है। ठीक है, कहीं पे ज्ञान दिया जा रहा है या टैलेंट दिया जा रहा है, मतलब कौशल दिया जा रहा है या फिर मूल्य सिखाए जा रहे हैं, तो वहीं पे शिक्षण माना जाएगा। ठीक है, बाकी हम रोटी दे, सब्जी दे, पैसे दे, कुछ
कुछ भी दें वो शिक्षण नहीं होगा। ठीक है भाई, तो आप छाट लोगे ना, अगर एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन बनाता है तो भाई ये 3 चीजें याद रखनी है, ज्ञान, कौशल और मूल्य। ठीक है, आगे आओ भाई, देखो आगे आता है अपने शिक्षण की प्रकृति। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है ना, एग्जामिनर जो पूछता है हम वही चीजें करेंगे। ऐसे तो भाई बुक में इस चैप्टर को जब हम उठाएंगे ना तो यही चैप्टर कम से कम 50-60 पेज का आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या है, इन्हीं चीजों को डिटेल में समझाया गया है। अब देखो भाई, शिक्षण की जो प्रकृति है ना वही इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, हम अगर विशेषताओं को अलग से पढ़ाएंगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यही चीजें है, इन्हीं को घुमा फिरा के विशेषताओं में डाल दिया है। ठीक है, तो हम चीजों को यहाँ से समझेंगे और फिर ये भी समझेंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस टाइप से बनाएगा। तो देखो भाई, शिक्षण की प्रकृति क्या क्या होती है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ भी चुका है। क्वेश्चन किस टाइप से आया था कि शिक्षण क्या है, ऑप्शन में था कला, सेकंड ऑप्शन था विज्ञान, थर्ड ऑप्शन था कला और विज्ञान दोनों, और फोर्थ ऑप्शन था इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो अगर आपको पता है इसकी प्रकृति का कि शिक्षण क्या है, शिक्षण एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। ठीक है, कला कैसे है भाई, पढ़ाने के लिए भी एक हुनर चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी यहाँ पे आके बोल देगा बच्चों को समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। पढ़ाने के लिए भी एक हुनर चाहिए, और जहाँ पे हुनर होता है वहाँ पे कला होती है। तो शिक्षण क्या हुआ, एक कला है ना। उसके बाद क्या है कि कला में विज्ञान, शिक्षण एक विज्ञान भी है। भाई विज्ञान कैसे है, क्योंकि इसमें हर चीज को व्यवस्थित किया गया है। एक सिखाने वाला है, एक सीखने वाला है, एक चीज को दे रहा है, दूसरा ग्रहण कर रहा है, बिल्कुल एक स्टिक प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको वैज्ञानिक भी माना गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो याद रखना है शिक्षण क्या है भाई, शिक्षण कला भी है और शिक्षण एक विज्ञान भी है। कला और विज्ञान दोनों है। एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये तो ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है भाई, प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। भाई जो शिक्षण प्रक्रिया है वो प्रत्यक्ष भी हो सकती है, अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। अब देखो भाई, प्रत्यक्ष कैसे, क्लासरूम में भाई टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, आप टेस्ट देके आप टीचर लग जाओगे, आप क्लासरूम में जाके पढ़ाओगे, बच्चे आपके बिल्कुल सामने बैठे हैं, वो सीख रहे हैं, आप सिखा रहे हो बिल्कुल आमने सामने, तो ये प्रत्यक्ष शिक्षण हो गया। अब अप्रत्यक्ष शिक्षण कैसे होगा, अप्रत्यक्ष शिक्षण कैसे होगा भाई, मान लो अब देखो, ये भी वैसे तो एक प्रत्यक्ष का उदाहरण है कि भाई मैं वीडियो के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपके प्रत्यक्ष तो हूँ ना, फोन के थ्रू ही प्रत्यक्ष हूँ, पर मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। इससे अलग अगर हम देखते हैं, कोई भी बड़ा मनोवैज्ञानिक है या विद्वान है, वैज्ञानिक कोई भी है, वो कोई चीज आपको सिखा रहा है। ठीक है, वो कोई चीज आपको सिखा रहा है, वो आपके सामने प्रत्यक्ष आके नहीं सिखाएगा, वो अपनी एक बुक लिखेगा, उस बुक में पूरी प्रक्रिया लिखी होगी। ठीक है, उसको छोटा आप कुकिंग बुक उठा लो भाई, जो कुकिंग बुक होती है खाना बनाने वाली किताबें होती हैं, उसमें कोई प्रत्यक्ष आके आपको खीर बनानी नहीं सिखा रहा, उसमें पूरी प्रक्रिया को लिख दिया गया है कि हाँ भाई 2 गिलास दूध डालना है, 2 चम्मच चीनी डालनी है, थोड़ा चावल डालना है और किसमिस मेवे वगैरह जो भी डालते हैं वो चीजें डालनी है, इसको उबालना है। वो प्रक्रिया उसने लिख दी, उसने प्रत्यक्ष आके आपको नहीं समझाया, वो प्रक्रिया उसने लिख दी, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया ना, क्योंकि जो सिखाने वाला है आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप सिर्फ उसकी लिखी बात को पढ़ रहे हो, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा, तो ये अप्रत्यक्ष प्रक्रिया होगी। तो क्या है भाई, शिक्षण प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। एग्जामिनर ऐसे ही पूछेगा कि शिक्षण क्या है, प्रत्यक्ष प्रक्रिया है, अप्रत्यक्ष है, दोनों है, दोनों में से नहीं है, इस टाइप से घुमा देगा क्वेश्चन को। आगे देखो भाई, शिक्षण क्या है, योजनाबद्ध भी है और आकस्मिक भी है। ठीक है, योजनाबद्ध, भाई योजनाबद्ध तरीके से जब मान लो भाई मैंने देखो अपना कोर्स स्टार्ट करने के लिए मैंने लगभग 20-25 दिन से तैयारी की है पहले। ठीक है,
भाई क्या क्या बच्चों को पढ़ाना है, कितना सिलेबस कितने दिन में कवर करना है, एक दिन में कितनी क्लास लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, बिल्कुल पहले एक योजना तैयार की, उसके बाद मैं आपके सामने आई हूँ। ऐसे ही जब आप टीचर बन जाओगे, पहले आप एक योजना बनाओगे, लेसन प्लान बनाओगे कि आज क्लास में जाके बच्चे को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस चीज का टेस्ट लेना है, क्या करना है। ठीक है, तो क्या है, शिक्षण एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है, योजना बना के चीजों को करवा रहे हैं। दूसरा ये आकस्मिक भी है। आकस्मिक का मतलब क्या होता है, अकस्मात हो जाने वाली, अचानक से हो जाने वाली प्रक्रिया भी है। ठीक है, अब अचानक से हो जाने वाली प्रक्रिया कैसे है भाई, देखो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, चूल्हे के सामने बैठा अपनी मम्मी के पास और बैठा देख रहा है कि मम्मी मेरी रोटी बना रही है। उसकी मम्मी ने चिमटा उठाया और चूल्हे में रोटी सेक रही है। माँ ने जैसे ही चिमटा रखा, बच्चे ने चिमटा एकदम से पकड़ लिया, तो चिमटा गर्म था, बच्चे का हाथ जल गया। ठीक है, तो ये अचानक से घटना हुई ना माँ ने सिखाई है ना किसी और ने सिखाई, अचानक से हुई। पर उसके बाद जब भी छोटा बच्चा चूल्हे के पास बैठेगा, वो चिमटे को हाथ नहीं लगाएगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये गर्म है और इससे हाथ जल जाएगा। उसने इस चीज को सीखा है कि भाई आग के पास जो भी चीज है वो गर्म होती है, उसको आग लगाने से हाथ जल जाता है। पर क्या ये चीज उसको उसकी मम्मी ने सिखाई या किसी और ने सिखाई? नहीं, किसी ने नहीं सिखाई। अचानक से एक घटना हुई और उससे बच्चे ने सीख लिया कि जो गर्म चीजें होती है उसको छूने से हाथ जल जाता है। तो क्या है भाई, शिक्षण है भाई अचानक से होने वाली घटना भी है। ठीक है, तो ये आकस्मिक भी है। तो ये एग्जाम में जब आए ना, क्वेश्चन किसी भी तरह से मोड़ दे एग्जामिनर, उसको क्या है, उसको तोड़ के देख लेना। ठीक है, ये देख लेना कि हाँ भाई योजना बना के तो पढ़ाया जाता ही है, भाई अचानक से बोल रहे हैं तो अचानक से क्या हमने कभी कुछ सीखा है तो एकदम से माइंड में आ जाएगा। हाँ भाई, जैसे कि कुछ भी दिमाग में आ जाएगा कि हमने इस चीज से ये सबक लिया था, हमें किसी ने सिखाया नहीं, ये घटना हुई थी तब हमने ये सीख ली थी। ठीक है, तो उसको चीज को तोड़ के देखोगे तो आंसर देना आसान हो जाएगा। यहाँ तक आया भी समझ में? आगे देखो, गतिशील। जो शिक्षण है वो गतिशील है, ऐसा नहीं है कि शिथिल रहता है, नहीं, शिक्षण गतिशील रहता है, टाइम के साथ बदलता रहता है। ठीक है, टाइम के साथ हमारी चीजें बदलती है, टाइम के साथ हमारी जरूरतें बदलती हैं, तो टाइम के साथ हमारा जो शिक्षण है वो भी बदलता रहता है। ठीक है, तो याद रखना है जो शिक्षण है वो शिथिल प्रक्रिया नहीं है भाई। शिथिल जहाँ पे आ जाए वो तो होता है नेगेटिव फॉर्म है। ठीक है, तो भाई गतिशील पे टिक कर देना है। वो गतिशील क्या है, शिक्षण प्रक्रिया क्या है भाई, अपनी गतिशील है। उसके बाद क्या है भाई, चिंतनशील। चिंतनशील कह लो या भी सर्जनशील कह लो। जो शिक्षण प्रक्रिया है ना वो भी चिंतनशील भी है और सर्जनशील भी है। चिंतनशील सर्जनशील का क्या मतलब है कि जब हम बच्चे को सिखाते हैं, कुछ भी चीज हम बच्चे को सिखा रहे हैं, उसका माइंड डेवलप होगा, वो इस चीज के बारे में और गहनता से सोचेगा। ठीक है, वो उस चीज के बारे में और गहनता से सोचेगा। अब जैसे भाई उस छोटे बच्चे का मैंने उदाहरण दिया था, उसका हाथ जल गया। अब भाई उसकी मम्मी ने उसको ये बता दिया कि बेटा आग के पास जाने से हाथ जल जाता है, कोई भी गर्म चीज छूने से हाथ जल जाता है। तो उसके बाद वो बच्चा सोचता रहेगा, फिर वो जब भी किसी गर्म चीज को सोचे देखेगा, उसके माइंड में आएगा कि ये आग के पास गई थी, ये गर्म है, मैं इसे छूंगा हाथ जल जाएगा। भाई हाथ क्यों जलता है, ये आग के पास जाने से गर्म क्यों हो जाता है? मतलब क्या है, वो उसके माइंड में चीजें चलती रहेंगी। जब हम किसी भी बच्चे को कुछ चीज सिखाते हैं ना तो उसका माइंड डेवलप होता है, वो उस चीज के बारे में ज्यादा सोचता है, उस चीज के बारे में क्या है, वो ज्यादा सोचता है। अब किसी को चाय बनानी सिखा दी, गैस चलानी सिखा दी, चाय बनानी सिखा दी, उसके बाद वो क्या सोचेगा कि मैगी है 2 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, चलो मैगी भी ट्राई करते हैं। तो उसमें सर्जनशीलता आ गई ना कि उसने चाय से मैगी बनाना सीख लिया, मैगी से फिर चावल बनाने सीख लिए। तो सर्जनशीलता आती है जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो उसके बारे में हम चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, सही गलत के बारे में सोचते हैं। आ गया भाई लचीलापन। जो शिक्षण
शिक्षण होता है वो लचीला होता है। शिक्षण प्रक्रिया कभी भी कठोर नहीं होती। क्यों? क्योंकि भैया अगर हम कठोर शिक्षण प्रक्रिया अपनाएंगे ना ही तो हम कुछ सिखा पाएंगे, ना ही बच्चा कुछ सीख पाएगा। तो जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो लचीली होती है। और देखो भाई, आपकी क्लास में ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक ही माइंड सेट के होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई बच्चा मंदबुद्धि मिलेगा, कोई बच्चा एवरेज मिलेगा, कोई मतलब कि बहुत ही क्या बोलते हैं फास्ट बुद्धि वाला मिलेगा। ठीक है, हर टाइप का बच्चा आपकी क्लास में मिलेगा। अगर हम जो कठोर शिक्षण प्रक्रिया अपनाएंगे, सभी बच्चे को हम एक समान थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं। तो जो मतलब कि तीव्र बुद्धि बच्चा है उसको हमें ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। जो मंद बुद्धि बच्चा है उसको उसकी बुद्धि के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा काम देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको लचीला माना गया है। और दूसरा क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग ये जो शिक्षण प्रक्रिया है जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। इसलिए ये शिक्षण प्रक्रिया को क्या है, लचीला माना गया है। याद रखना है, भूलना नहीं है एग्जाम में। आगे देखो भाई, मापन योग्य है। भाई देखो, थोड़ा बोलने के बाद ना मेरी आवाज थोड़ी फटी फटी हो जाती है, क्योंकि जो मेरा वोकल तंत्र है ना इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सी है थोड़ी सी। तो मैं जब स्टार्ट करती हूँ तो मेरी वॉइस बहुत अच्छी होती है, पर जैसे जैसे थोड़ा टाइम बोलने में जाता है मेरी जो वॉइस है वो थोड़ी फट जाती है। तो इस चीज को इग्नोर मानना, ये मत सोचना कि मैम की भाई आवाज खराब है तो नहीं पढ़ेंगे। भाई कंटेंट देख रहा, कंटेंट कितना अच्छा लेके आई हूँ, आवाज पे मत जाना। आवाज तो अमिताभ बच्चन की भी खराब थी, पर आज देखो वो किस ऊंचाई पे है। ठीक है, आगे देखो भाई, मापन योग्य है। जो शिक्षण है क्या होता है, मापन योग्य होता है। हम माप सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे ने कितना सीखा है। हाँ भाई देखो, अब मैं आपको ये पूरा करवा दूंगी, ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपका टेस्ट लूंगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपको कितना समझ में आया है। आपको प्रकृति समझ में आई, रूप समझ में आया, पिक्चर्स नहीं समझ में आई, क्या चीज आपको समझ आई, क्या नहीं समझ आई, कितना आपने सीखा है। ठीक है, तो मैं माप सकती हूँ। तो इसलिए क्या बोला गया है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो क्या है भाई, मापने योग्य है, क्योंकि हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। उसके बाद देखो, संदर्भ आधारित। जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो संदर्भ पर आधारित होती है। ठीक है, एक संदर्भ पर आधारित होती है शिक्षण प्रक्रिया। जैसे कि भाई अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मेरे से सीख रहे हो, तो एक संदर्भ तैयार किया है मैंने कि हाँ भाई ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी। आपके जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जेबीटी का, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, तो एक संदर्भ लेके ही शिक्षण प्रक्रिया की जाती है, शिक्षण कार्य किया जाता है। आगे भाई, उद्देश्यपूर्ण। तो एक उद्देश्य होना चाहिए सीखने के लिए, तभी तो हम सीख पाएंगे। अब भाई देखो, आपने देखा होगा गांव में, अगर आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, या फिर गांव की छोड़ो भाई, आपने घर परिवार की लगा लो, हर बच्चे ने अपनी मम्मी को सब्जी बनाते हुए देखा है, रोटी बनाते हुए देखा है। ठीक है, फिर बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, इसका लड़कियों को तो मोस्टली सारी चीजें आती है, फिर बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको चाय बनाने भी नहीं आती, जबकि हर रोज उसकी मम्मी उसके सामने चाय बनाती है, सब्जी बनाती है, रोटी बनाती है, सब कुछ बनाता है। पर उस लड़के ने क्यों नहीं सीखा? क्योंकि उसका सीखने का कोई उद्देश्य ही नहीं था। ठीक है, डेली उसकी आंखों के सामने वो प्रक्रिया हो रही है, पर वो उस चीज को क्यों नहीं सीख पाया? क्योंकि उसका कोई उद्देश्य नहीं था। भाई लड़कियां क्यों सीख लेती है चीजों को? क्योंकि उनका उद्देश्य होता है भाई आगे जाके ससुराल में जाके यही सब चीजें करनी है। ठीक है, और भाई जरूरी नहीं है आप आगे जाके यही चीजें करोगी। भाई अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, खाना बनाने वाले रख लेना। जब 50-60 हजार रुपए तनख्वाह आप लोगे तो क्या 5,000 में खाना बनाने वाली नहीं रखी जाएगी? ठीक है, तो मेहनत करो भाई, कुछ भी असंभव नहीं है। सॉरी, टॉपिक से मत रखो। तो क्या था भाई, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक, उद्देश्यपूर्ण क्या है? जब हमारा कोई उद्देश्य होता है ना, हम सभी चीजों को सीख पाते हैं। अब जैसे आपका उद्देश्य नौकरी लगना है, ठीक है, आपका उद्देश्य नौकरी लगना है और मेरा उद्देश्य क्या है? गर्व महसूस करना है कि हाँ भाई हमारे बैच से इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है,
तो एक उद्देश्य से मैं पढ़ा रही हूँ और एक उद्देश्य से ही आप पढ़ रहे हो। अगर हमारे बीच ये उद्देश्य ना हो तो ना मैं पढ़ाऊंगी और ना आप पढ़ोगे। तो जो शिक्षण प्रक्रिया होती है हमेशा उद्देश्य पूर्ण होती है, एक उद्देश्य को लेके ही पढ़ाया जाता है। उसके बाद क्या है, आकलन व प्रतिपुष्टि। जो शिक्षण है भाई उसका हम आकलन कर सकते हैं और प्रतिपुष्टि दे सकते हैं। ठीक है, बच्चा क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, हम पहले इन चीजों का आकलन करेंगे। क्यों बच्चा सीख रहा है, ठीक है, उसका मोटिव क्या है सीखने का, हम पहले इन सारी चीजों का हमने आकलन किया। उसके बाद हम बच्चे को प्रतिपुष्टि देंगे कि हाँ भाई तुमने ये गलतियां की, ठीक है, तुमने ये चीजें छोड़ दी हैं, तुम्हें ये सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें शिक्षण में होती हैं। तो शिक्षण में क्या है, आकलन भी होता है और प्रतिपुष्टि भी होती है। प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है, फीडबैक देना कि हाँ भाई किसी बच्चे ने क्वेश्चन सुनाया है, सॉरी आंसर सुनाया है क्लास में, आपने क्वेश्चन पुट अप किया, बच्चे ने क्लास में आंसर सुनाया, तो आप उसको प्रतिपुष्टि दोगे कि हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा किया है, बेटा आपने बीच में 2 लाइन छोड़ दी थी, अच्छे से याद करो। मतलब जो भी उसका फीडबैक है आप दोगे। तो शिक्षण में क्या है भाई, फीडबैक भी दिया जाता है। उसके बाद क्या भाई, शिक्षण का क्षेत्र विस्तार है। ठीक है, कितना भी सीख लो, कितना भी सिखा लो, ये एक अनंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया कभी भी खत्म नहीं होती। कोई ये कह दे कि मैं इस सब्जेक्ट का बिल्कुल मास्टर हूँ, तो सब्जेक्ट का मास्टर कोई नहीं होता। ठीक है, मास्टर का मतलब क्या है, A to Z हर चीज उसको आए, और ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जिसको किसी भी सब्जेक्ट की एक चीज आए, कुछ ना कुछ पॉइंट रह ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि शिक्षण है, जो शिक्षण का क्षेत्र है बहुत विस्तृत है। हम जीवन भर सीखते रहे तब भी हमारा सीखना खत्म नहीं होगा। फिर क्या है, शिक्षक व अध्यापक केंद्रित। जो शिक्षण प्रक्रिया है शिक्षक केंद्रित भी होती है, अध्यापक केंद्रित भी होती है। शिक्षक केंद्रित का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बच्चे बिल्कुल चुपचाप पढ़ रहे हैं निष्क्रिय होके, किसी को नींद आ रही है, कोई ऐसे करके बासी ले रहा है, कोई विंडो से बाहर झाँक रहा है, बच्चों का कोई ध्यान नहीं है, बस शिक्षक पढ़ा के चला गया, वही शिक्षक केंद्रित। दूसरा था छात्र केंद्रित, जहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं शिक्षण में, बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, टीचर आंसर दे रहा है, टीचर क्वेश्चन कर रहा है, बच्चे आंसर दे रहे हैं, बच्चे मतलब कि बिल्कुल इन्वॉल्व हो रहे हैं, निष्क्रिय श्रोता नहीं बने हुए हैं, बल्कि वो उसमें इन्वॉल्व होके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो पहले अपने टाइम में, भाई हमारे टाइम में जो शिक्षण होता था वो शिक्षक केंद्रित होता था, बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देता था। भाई अगर हमने ये बोल दिया ना जी आज हमारा पढ़ने का जी नहीं कर रहा है, तो मैडम क्या करती, 4 रैप्टिंग आने लगाती, 4 रैप्टिंग आने लगाती, कहती था रोज का ड्रामा है ना पढ़ने का। ठीक है, तो मतलब कोई वो नहीं होया करता। आज के बाद अगर टीचर तुम्हें कहेंगे अब जी मेरा पढ़ने का जी नहीं कर रहा, तो मैडम क्या कहेगी, चल भाई कोई बात ना, पढ़ने का जी नहीं कर रहा, चल हम कोई गेम खेल लांगे, चल हम गेम खेल कर पढ़ांगे। और हमारे टाइम में मैडम और गेम खेलने मत गया, तो क्या जो पहला शिक्षण होया करता वो शिक्षक केंद्रित होया करता। और जो आजकल का वो है, सॉरी भैया आपका गलत लिख क्या है, शिक्षक और अध्यापक तो एक ही हो है, बाल केंद्रित। तो पहला का शिक्षण होया करता वो शिक्षक केंद्रित होया करता, और जो ई का शिक्षण हुआ है वो क्या हो, बाल केंद्रित हो है, बच्चे ने ध्यान में रखते हैं। हाँ भी बच्चे का पढ़ने का मूड है तो ही बच्चे को पढ़ाया जाएगा, बच्चे का पढ़ने का मूड ना है तो भी बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे टीचर। ठीक है, तो ये हो गया शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित। ठीक है, ये होगी इसकी प्रकृति। एग्जामिन सवाल किस टाइप का कर देगा कि भाई इसमें शिक्षण की प्रकृति में से कौन सी नहीं है, 3 दे देगा, एक कोई अलग दे देगा ठाकने, तो तुमने छाटना है कि हाँ भैया प्रकृति मतलब कौन सा है। याद कर ली, डिटेल में समझा दी है, और याद ये करना है, जब वीडियो देख ली होगी तो भाई भूलो कौन है। ठीक है, एक बार बस संजू लगा लियो,
एक बार रिवाइज कर लो, बस एक पेप है, दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, याद रहेगी सारी। पेपर में नहीं देखोगे ना एक दिन की याद आ जाएगी। चीजें समझा करो भाई रटने की बजाय। आगे है भाई शिक्षण के चर, ठीक है। तो शिक्षण के 3 चर माने जाओ भाई, एक समचर चर, आश्रित चर, हस्तक्षेप चर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बार बार एग्जाम में पूछा जाए, इस टाइम तो पूछेगा जो छात्र है वो शिक्षण का कौन सा चर है, ऑप्शन दे देगा, तो तुमने बताना है आश्रित चर है, हस्तक्षेप चर है, ठीक है। तो भाई देखो स्वतंत्र चर कौन है, हमारा शिक्षक। ये भाई शिक्षक स्वतंत्र हो है, अपनी मर्जी के भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और पढ़ाने का मूड नहीं है तो बड़का तो कहते रहे चले रहे आज अंताक्षरी खेलाएंगे, ठीक है। तो क्या है लगा लो पति स्वतंत्र हो है, क्योंकि उसमें किसी की दाब नहीं होती, तो वो क्या है भाई स्वतंत्र चर हो गया, रह जाएगी आज। ऊपर छात्र है आश्रित चर। आश्रित का मतलब क्या है, जो दूसरे पर निर्भर है। ये छात्र खुद तो कुछ पढ़ नहीं सकता, भाई मैथ का सवाल है, एक बालक ने नहीं आता, मास्टर ने समझाओगा सब बतावेगा, तो मास्टर पर निर्भर है, अब मास्टर समझाओगा जब मैं पढ़ूंगा, तो इसलिए बालक के है, छात्र के है आश्रित चर है। फिर क्या है हस्तक्षेप चर। हस्तक्षेप चर का मतलब क्या है, जो शिक्षण कार्य में हस्तक्षेप करे, टांग अड़ावे, ठीक है। इनकी टांग तो होती नहीं पर फिर भी अड़ जावे है शिक्षण में, जब छात्र और शिक्षक के छात्र ने पढ़ावे तो बीच में अड़ जावे है, तो क्या है एक तो भाई पाठ्यक्रम भाई ध्यान में रखकर पढ़ाना पड़े, इतनी थोड़ी ना है अब मैं आकर नड़ सपना चौधरी का गाना पढ़ाने लग जाएंगे तुमने, ऐसा तो नहीं है। तो जो हमारा पाठ्यक्रम होगा वो है तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। तो भाई क्या है, जो मैंने शिक्षण करवाना ना भाई, मैंने पढ़ाना था सपना का गाना, और पाठ्यक्रम में है नहीं, तो पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप कराने टांग अड़ाई मेरे शिक्षण में, ये मैं मजबूर हो गया पाठ्यक्रम पढ़ाने पड़ेगा। दूसरा क्या है भाई, विधियां, तकनीक और विधियां, ठीक है। किस विधि का बालक पढ़ाने हैं, क्या तकनीक अपनानी है, और ज्यादा बालक इंटरेस्ट लें, ज्यादा से ज्यादा बालक सीखें, ठीक है। चौथा क्या भाई रणनीति, मास्टर की रणनीति अपनाओ भाई, और बालक ज्यादा से ज्यादा भाई सीखे चीज ने, तो वो रणनीतियां। फिर क्या है आंकलन, मूल्यांकन, ये सारी चीज हमारी किस में आ जाऊंगी, हस्तक्षेप चर में। ये कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें टांग अड़ावे याद रखती है, क्योंकि भाई मास्टर है वो क्या है एक स्वतंत्र चर है, किसी किताब नहीं मानता, जो छात्र है वो आश्रित चर है, भाई बेचारा मास्टर पर निर्भर रहा है। और जो ये है हस्तक्षेप चर है, ये टांग अड़ाने वाली है, ठीक है। मास्टर ने इनके अकॉर्डिंग है पढ़ाना पड़ेगा, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग भाई पाठ्यक्रम में पढ़ाना पड़ेगा, विधि अपनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी, और आकलन और मूल्यांकन करना पड़ेगा, ठीक है भाई। यहाँ तक आए समझ में, कंफ्यूज नहीं होना है। चीज तो दो याद रखनी है, शिक्षक और छात्र। शिक्षक किसी की दाब नहीं मानता तो स्वतंत्र है, और छात्र भाई दाब में रहे बेचारा तो आश्रित है, ठीक है। न्यू करके याद रखनी है, और हस्तक्षेप अपने ये होगी। उसके बाद भाई देखो शिक्षा के रूप, शिक्षा के कौन कौन से रूप हैं, किस किस तरीके से हम शिक्षण करवा सकते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। ये देखो भाई औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा कौन सी हो है, जो कठिन नियम तय कायदे कानून तक पढ़ाई जाए, जो करते हैं स्कूल कॉलेज में। हाँ भाई 8 बजे स्कूल लगेगा, 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, यह हो गया अपनी औपचारिक शिक्षा, ठीक है। 2 बजे स्कूल लगेगा, 8 बजे स्कूल लगेगा, 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, औपचारिक शिक्षा है, जो कि स्कूल में जाकर पढ़नी पड़ेगा। हमने क्या पढ़ना है क्या ना पढ़ना, वो सारी चीज निश्चिंत हो रहे हैं, औपचारिक शिक्षा में। उसके बाद आया भाई अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा के लिए हमने किसी भी शिक्षण संस्थान की जरूरत नहीं होती, ठीक है। मान लो भाई माँ है,
हमने माँ बोलना सिखाया ना उसने माता कुछ, तो वो क्या हो गया हमारा अनौपचारिक शिक्षा होगी। किसी ने बार मारते ज्ञान दे दिया, बेटा चोरी नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है, तो वो या ज्ञान की बात स्कूल में जाकर दे रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना है, तो या वो ज्ञान की बात हमने बाहर में लिखी, हमने सीख ली, तो क्या अनौपचारिक शिक्षा है जो कहीं भी ली जा सके, कहीं भी दी जा सके, जिसके लिए किसी भी शिक्षण संस्थान की पाबंदी की जरूरत नहीं होती। औपचारिक शिक्षण हुए है वो भी उसमें पाबंदियां हुए हैं, टाइम अपनाना पड़ा है उसमें, ठीक है। और जो अनौपचारिक शिक्षा हुआ है वह भी क्या है, हम कहीं भी ले सका, कहीं तक भी शिक्षा ग्रहण कर सका, वो आ जाएगी अपनी अनौपचारिक शिक्षा पे। गले में दर्द होने लग गया है जोर का, ठीक है, क्योंकि काफी लंबा बोलना पड़ रहा है ना, मैं वो कर दूंगी ना, थोड़ी सी गड़बड़ी है। तो भाई आगे देखो, गैर औपचारिक शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा क्या है, जो अपने ओपन कोर्स है ना, मैंने क्या दिया करें, हाँ भाई डिस्टेंस से एमए कर ली, डिस्टेंस से बीए कर ली, ठीक है, ओपन तो बाहर नहीं कर ली, तो जो ये हमारे वे है वो चलेगा गैर औपचारिक शिक्षा में। इसमें क्या हुआ है, एक रेगुलेशन तो हुए है पर डेली अपडेट नहीं देना पड़ता। रेगुलेशन के ऊपर हुआ है, हाँ भाई टाइम पे फॉर्म भरा जाएगा, टाइम पे पेपर होंगे, रेगुलेशन है, पर कोई मतलब कि यार डेली का अपडेट नहीं है। अगर भाई तुमने डेली क्लास लेनी पड़ेगी, तो ये है जो ओपन लर्निंग वगैरह होगी वो सारी गैर औपचारिक में आ जाएगी, जो भाई माता पिता आस पड़ोस से सीखा, ठीक है, या भाई लगा लो तुम ऑनलाइन मेरे तो सीखने लग रहे हो, वो सारी होगी अनौपचारिक शिक्षा। और भाई औपचारिक शिक्षा जो तुम स्कूल में पढ़ते आए हो, कॉलेज में पढ़ा है, और आगे जाकर जो स्कूल में पढ़ाओगे वो हो जाएगी अपनी औपचारिक शिक्षा। तो भाई याद ही शिक्षण का अर्थ हो गया, प्रकृति होगी, और रूप हो गया, और क्या हो गया, चल हो गए इसके, ठीक है। इसके उद्देश्य हो जाएंगे वो भाई नेक्स्ट वीडियो में कॉल करवाऊंगी क्लास नंबर 2 में। तो भाई एक बार कमेंट करके जरूर बता दियो भाई वीडियो किसी लगी है, समझाया और समझ में आया है नहीं आया है। अगर कहीं पर आपने कोई भी गलती दिखे है, अगर पढ़ाने में या कमी है, तो भाई मैंने पक्का फीडबैक दियो, ठीक है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक जो प्रतिपुष्टि है वो होती है। तो अपना शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, मैं सिखा रही हूँ, आप सिखा रहे हो, आप सीख रहे हो, तो भाई प्रतिपुष्टि जरूर देना कि आपको शिक्षण कैसा लगा। तो भी आज के लिए इतना ही।